चलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 18 का, जिसमें किंग एला के लगने वाले हैं बहुत बुरी तरीके से एल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है, हम देखते हैं कैटागेट में अब बहुत सारे वाइकिंग रूलर्स आ चुके होते हैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए और रैगनार का बदला लेने के लिए। हम देखते हैं कैटागेट के डिफेंसेस पे अभी भी काम चल रहा होता है और एगल उन डिफेंसेस को गौर से देख के उनके वीक पॉइंट्स को फाइंड आउट कर रहा होता है। इसके बाद हमें लगातार एस्टेड और टोर भी दिखाई जाती हैं जो कि बोल रही होती हैं कि अभी कुछ समय में हमारी ग्रेटेस्ट वाइकिंग आर्मी किंग एक्बर्ट और किंग एला के ऊपर अटैक करने चली जाएगी। और क्योंकि ये ग्रेटेस्ट वाइकिंग आर्मी है, जिस वजह से हमें इस आर्मी की सक्सेस को मेक श्योर करने के लिए इस बार कोई तगड़ा वाला सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा वाला सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। और तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि जब भी कोई वाइकिंग आर्मी यहाँ से जाती है तब उनकी सक्सेस को मेक श्योर करने के लिए गॉड्स को ये लोग सैक्रिफाइस देते हैं। तो अब जब ग्रेटेस्ट वाइकिंग आर्मी यहाँ से जा रही है तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक इंसान की बलि देंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आइवर के ऊपर जाता है जो कि बोल रहा होता है कि क्योंकि रैगनार उसे इंग्लैंड अपने साथ ले गया था किंग एग्बर्ट के पास, तो इस वजह से रैगनार चाहता था कि आइवर इस ग्रेट आर्मी का लीडर बने और आइवर भी यही चाहता है कि वो इस ग्रेट आर्मी का लीडर बने। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हेरल्ड और हेल्पडन के ऊपर जाता है जो कि देख रहे होते हैं कि ग्रेटेस्ट वाइकिंग आर्मी को ज्वाइन करने के लिए काफी सारे वाइकिंग रूलर्स आ रहे होते हैं। और तभी वो लोग देखते हैं कि एक आदमी के साथ एक औरत होती है जो कि वही प्रिंसेस होती है जिसने कि हेरल्ड से कहा था कि अगर वो किंग ऑफ ऑल वाइकिंग्स किंग ऑफ ऑल नॉर्वे बन जाएगा तब वो हेरल्ड से शादी करेगी। और इस औरत का नाम है प्रिंसेस एलिसिफ। हेरल्ड उससे हेलो करने जा रहा होता है मगर वो हेरल्ड को देख के दूसरी तरफ चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट के उबे के ऊपर जाता है जो कि देखता है कि हेवित्सर्क मर्गरेट को किस कर रहा होता है। इसके बाद हेवित्सर्क उबे के पास आता है और वो दोनों अमेज्ड होते हैं ये देख के कि नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से इतने सारे वाइकिंग रूलर्स सिर्फ रैगनार की मौत का बदला लेने के लिए आर्मी ज्वाइन करने के लिए आ रहे होते हैं। इसके बाद उबे हेवित्सर को बताता है कि आइवर आर्मी का लीडर बनना चाहता है मगर उन दोनों को ये लग रहा होता है कि बियॉर्न को आर्मी का लीडर बनना चाहिए और वो दोनों यही डिसाइड करते हैं कि वो बियॉर्न को ही सपोर्ट करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रिंसेस एलिसिफ और जिस आदमी के साथ वो आई होती हैं यानी कि उनका हस्बैंड विक अपने आप को लगातार से इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर प्रिंसेस एलिसिफ के पास हेरल्ड आता है, वो उनसे पूछता है कि आपने मुझे इग्नोर क्यों किया, कि आप मुझे भूल गई हो। जिस पे प्रिंसेस एलिसिफ माफी मांगते हुए हेरल्ड से बोलती है कि नहीं, वो उसे नहीं भूली हैं। इसके बाद हेरल्ड एलिसिफ से बोलता है कि तुमने मुझे पहले मना कर दिया था, मुझसे शादी करने के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मैं उस समय उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मगर अब मैं उतना इंपॉर्टेंट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे किंगडम्स को कॉन्कर कर लिया है, मैं एक किंग हूँ, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और जब मैं किंग ऑफ ऑल नॉर्वे बन जाऊंगा तब आप मुझसे शादी कर लेना। मगर प्रिंसेस एलिसिफ बोलती हैं कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, जो सुन के हेरल्ड का दिल पूरा टूट जाता है। वो उनसे पूछता है कि आखिर किससे आपने शादी करी है और वो विक की तरफ इशारा करते हुए बताती हैं कि वो एक अर्ल है जिससे उन्होंने शादी करी है। और मैंने तुम लोगों को बताया था कि अर्ल किंग से नीचे होता है, वो छोटा वाला किंग होता है, जिस वजह से हेरल्ड को बहुत गुस्सा आता है। वो सरप्राइज होता है कि बताओ तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इवन दो मैंने जब तुम्हें प्रपोज किया था तब मैं ऑलरेडी एक किंग था और तुमने एक अर्ल से शादी कर ली। हेल्पडन हेरल्ड के पास आके उसे चाकू दे देता है। प्रिंसेस एलिसिफ हेरल्ड से माफी मांग रही होती हैं और हेरल्ड बोलता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी पूरी जिंदगी न्योछावर कर दी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और इतना बोल के वो प्रिंसेस एलिसिफ को वहां से जाने दे देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मर्गरेट और उबे की शादी हो जाती है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है जो कि देखता है कि हेल्गा टेनर उससे उसकी भाषा में बात कर रही होती है। फ्लॉकी उससे पूछता है कि ये तुम क्या बोल रही हो और हेल्गा बताती है कि हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग कितने खुश हैं कि हम जिंदा है। और इसके बाद हेल्गा को टेनर उसके नाम का मतलब पता चल जाता है जो वो फ्लॉकी को बताती है, जो कि होता है जिंदगी में उम्मीद लाने वाली। इसके बाद फ्लॉकी बताता है कि वो बियॉर्न के साथ जा रहा है रैगनार की मौत का बदला लेने और हेल्गा टेनरूस को लेके यहीं कैटागेट में रुके। मगर हेल्गा बोलती है कि नहीं, हम पूरी फैमिली है और फैमिली हमेशा साथ रहती है, जिस वजह से हेल्गा कहती है कि वो और टेनरूस भी फ्लॉकी के साथ जा रही हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हेरल्ड और हेल्पडन के ऊपर जाता है जिससे कि एगल बोलता है कि उसने कैटागेट की डिफेंसेस के वीक पॉइंट्स मालूम कर लिए हैं और फिर हेरल्ड और हेल्पडन उसे प्लान बनाने को बोल देते हैं। जिसके बाद एगल वहां से चला जाता है। एगल के जाने के बाद हेल्पडन हेरल्ड से बोलता है कि तुम्हें एलिसिफ को मार डालना चाहिए था जब तुम्हारे पास चांस था। और हेरल्ड बोलता है कि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ दो ही लोगों से प्यार किया है, पहला तो हो गया उसका ब्रदर हेल्पडन और दूसरी एलिसिफ, जिसकी वजह से वो एलिसिफ को जान से नहीं मार पाया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, उबे देखता है कि हेवित्सर्क मर्गरेट से प्यार करता है, जिस वजह से वो हेवित्सर्क से बोलता है कि क्यों ना वो दोनों मर्गरेट को शेयर करें। हेवित्सर्क कहता है कि ये क्वेश्चन तो हमें मर्गरेट से पूछना
पूछना चाहिए। और मार्गरेट बोलती है कि तुम दोनों जेलस क्यों नहीं हो, मैं तुम दोनों को अटेंशन दे रही हूँ मगर तुम में से कोई भी जेलस नहीं है। और ऊबे बताता है कि हेवित्सर्क उसका ब्रदर है और वो दोनों वाइकिंग्स हैं। वाइकिंग्स कभी अपने ब्रदर्स से जेलस नहीं होते। और इसके बाद मार्गरेट भी उन दोनों की हो जाती है और फिर ये तीनों थ्रीसम करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब समय आ गया होता है ग्रेट आर्मी की सक्सेस के लिए गॉड्स को एक सैक्रिफाइस देने का। और ये लोग अर्ल जोगरसन को सैक्रिफाइस करना चूज करते हैं और अर्ल जोगरसन भी खुशी खुशी अपने आप की बलि चढ़ने दे देते हैं। फिर सारे वाइकिंग्स एक टूटते हुए तारे को देखते हैं और बियॉर्न और एस्ट्रिड वहां से चले जाते हैं क्योंकि उन लोगों को सेक्स करना होता है। इसके बाद अर्ल जोगरसन की बलि दे दी जाती है और दूसरी तरफ बियॉर्न और एस्ट्रिड सेक्स कर रहे होते हैं। इसके बाद टोरवी और लगार्था नोटिस कर लेती हैं कि एस्ट्रिड और बियॉर्न वहां पर नहीं है। और फिर जब रात में एस्ट्रिड लगार्था के पास आती है तब लगार्था एस्ट्रिड से बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सेक्स वर्थ इट होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रैग्नार के सारे बेटे एक साथ बैठे होते हैं और बियॉर्न अपने सारे भाइयों से बोलता है कि वो इस ग्रेट आर्मी का लीडर है क्योंकि उसे उन सब में से सबसे ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है। और बियॉर्न इतनी अच्छी तरीके से स्पीच देता है कि कोई भी उसे अपोज नहीं करता और बियॉर्न बन जाता है इस ग्रेट आर्मी का लीडर। इसके बाद बियॉर्न लगाता है एस्ट्रिड और उसके बच्चों की माँ टोरवी से मिलने आता है और वो उन तीनों से बोलता है कि वो अपना और कैटागेट का ख्याल रखें। इसके बाद बियॉर्न और टोरवी के बच्चे वहां आ जाते हैं जिसमें से गुथरम सबसे बड़ा होता है और बाकी के दो छोटे बच्चे बियॉर्न के बच्चे होते हैं, आई मीन उसके ब्लड वाले बच्चे होते हैं। और इसके बाद बियॉर्न अपने सारे बच्चों से भी बोलता है कि वो भी अपना ख्याल रखें और इसके बाद बियॉर्न वहां सबसे गुड बाय कह के वहां से चला जाता है। अगले सीन में एक सैनिक देख लेता है कि वाइकिंग्स की एक बहुत बड़ी आर्मी नॉर्थ एम्ब्रिया आ रही होती है। वो ये बात जाके किंग एला से बताता है जो कि पूजा कर रहे होते हैं और किंग एला इस बात को सुनने के बाद उसे थैंक यू बोल के उसे वहां से जाने को बोल देते हैं और वापस से पूजा पाठ में लग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेलवुल्फ के ऊपर जाता है जो कि किंग एकोबर्ट के पास आके उन्हें बताता है कि वाइकिंग्स की आर्मी आ गई है और ये सब सिर्फ आपकी गलती है, ना ही आप वापस आइवर को कैटागेट भेजते, ना ही ये सब कुछ होता। किंग एकोबर्ट कहते हैं चाहे हम जो भी कर लें होने तो वही वाला है जो कि भगवान चाहेंगे। जिस पे एथेलवुल्फ बोलता है कि यहाँ पे भगवान की कोई बात नहीं चल रही है, आपने मुझे मेरी पूरी जिंदगी भर या तो मैनिपुलेट किया है या तो ह्यूमिलिएट किया है, आपने मुझे यूज किया है, आपने मेरी बीवी जूडिथ को अपना बना लिया, आपने मेरी जूडिथ के बास्टर्ड बेटे को यानी कि एथेल्स्टन के बेटे को मुझे फोर्स किया अपनाने को, मेरा नाम दे दिया आपने एथेल्स्टन के बेटे को। एथेलवुल्फ किंग एग्बर्ट से पूछता है कि आखिर किस टाइप के पिता हो तुम, और किंग एग्बर्ट अपनी आंखों में आंसू भरे बोलते हैं कि मैं रैग्नार जितना अच्छा पिता नहीं हूँ। रैग्नार अपने बेटों को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उसी प्यार की वजह से, उसी के प्यार की वजह से मैंने आइवर को वापस कैटागेट जाने दिया। फिर इसके बाद किंग एग्बर्ट अपने सारे गुनाहों को मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब वो एक किंग की तरह बिहेव नहीं कर रहे होते हैं, जिस वजह से एथेलवुल्फ उनसे बोलता है कि अब वो किंग की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। एक समय पे वो ताकतवर थे, एम्बिशियस थे, मगर अब वो एक वीक मैन की तरह नजर आ रहे हैं। किंग एग्बर्ट एक्सेप्ट करते हैं कि अब वो कमजोर हो गए हैं, जिस वजह से वो एथेलवुल्फ को आर्मी का पूरा कमांड दे देते हैं। इसके बाद एथेलवुल्फ किंग एग्बर्ट से पूछता है कि आप रैग्नार से प्यार करते थे, आप एथेल्स्टन से प्यार करते थे, आप जूडिथ से प्यार करते हो, पर क्या कभी आपने मुझसे प्यार किया है, और अगर किया है तो प्लीज बोलो कि आप मुझसे प्यार करते हो, मुझे इसकी जरूरत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग एला की तरफ जाता है जो कि जंग में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और उनकी बेटी और उनकी पत्नी उनकी सलामती की दुआ कर रही होती है, मगर किंग एला कहते हैं कि उन्होंने सारी प्रेपरेशंस कर ली है वाइकिंग्स को डिफीट करने की। और इसके बाद वो वहां के लॉर्ड बिशप को अपने साथ लेके वाइकिंग्स से लड़ने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद किंग एला अपनी आर्मी को लेके जंग के मैदान में पहुंच जाते हैं और शुरुआत में उनके सामने काफी कम वाइकिंग्स आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि बस इतने ही वाइकिंग्स हैं और वो इन सारे वाइकिंग्स को काफी आसानी से हरा देंगे। मगर उनका ये कॉन्फिडेंस ज्यादा देर तक नहीं टिकता क्योंकि सामने से फ्लॉकी अपने सारे वाइकिंग साथियों को लेके आ रहा होता है। दूसरी तरफ हेरल्ड और हेल्फडन अपने साथ बहुत सारे वाइकिंग्स को लेके आ रहे होते हैं। आइवर भी अपनी घोड़े गाड़ी पे बैठ के आ जाता है और फिर सामने रैग्नार के सारे बेटे आ जाते हैं। और इसके बाद हमें एक क्लियर लुक देखने को मिलता है कि वाइकिंग्स और किंग एला की आर्मी में कितना बड़ा वाला डिफरेंस है। और इसके बाद वो सारे वाइकिंग्स रैग्नार के नाम पे किंग एला की आर्मी के ऊपर धावा बोल देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि आइवर किंग एला को अपनी घोड़े गाड़ी के सहारे खींच के ले जा रहा होता है उस जगह जहां पे किंग एला ने रैग्नार को मारा होता है। वहां आके रैग्नार के बेटे उस गड्ढे को खोल देते हैं। किंग एला उन सबसे बोलने लगते हैं कि मुझे छोड़ दो,
मैं तुम लोगों को मुंह मांगी कीमत दूंगा, तुम लोगों को जितना सोना चांदी चाहिए वो सब मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ, बस अपना प्राइस बताओ, बस मुझे छोड़ दो। मगर आइवर कहता है कि हमारे फादर की कीमत कभी सोने चांदी से लगाई ही नहीं जा सकती। और इसके बाद वो सब किंग एला को टॉर्चर करने लगते हैं, उसे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, कीली मार रहे होते हैं, उसके हाथ पैर बांध दिए होते हैं, उसके सारे फेफड़े निकाल रहे होते हैं, उसके फेफड़े फैला रहे होते हैं और फिर अंततः उसकी पीठ फाड़ के चिड़िया की तरह उसके फेफड़े फैला के उसे लटका देते हैं। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मगर रैगनार के बेटों का रिवेंज अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी किंग एक्बर्ट बाकी हैं, जिनका ऑल्सो आगे आने वाले एपिसोड्स में काम तमाम हो जाएगा। अगर ये एपिसोड तुम लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बेटा।